जय हिंद, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1996 का पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न पत्र में मुख्यतः हम ऑलरेडी जो है पेपर 1 का हम देख चुके हैं, यह पेपर 2 का सेक्शन ए का भी हम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। यह सेक्शन बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस सारे प्रश्नों को हम जो है पढ़कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में इसकी रिपीट होने की भी संभावना रहती है। क्वेश्चन एज इट इज भले रिपीट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो कमेंट पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 1 के अंतर्गत भी 4 क्वेश्चन है, A, B, C एंड D। तो क्वेश्चन 1 में है कि कमेंट ऑन एनी जो है 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। हमें इन 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 1A है, इंडिया क्लेम टू बी अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का क्लेम है कि भारत को परमानेंट जो है मेंबर बनाया जाना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में। भारत का एक अपना क्लेम है कि विश्व की हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा की जाती है। हमारे देश में जो है हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पूरी दुनिया में एक कह सकते हो 7वें सबसे बड़े कह सकते हो देश के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और बहुत सारी अभी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो वैश्विक पटल पर भारत की छवि जैसे जैसे सुदृढ़ हो रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है भारत अपनी जो है हितों की रक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वीटो पावर की डिमांड रखती है। लेकिन इसमें सभी लोग सहमत हैं, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, यूनाइटेड स्टेट भी, और आपका कह सकते हो कि रसिया भी, लेकिन चाइना इसमें टांग अड़ा देता है। ठीक है, इस कारण हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक इसमें गलती भारत की भी है कि जो आज चाइना वीटो पावर है ना, वो कभी भारत को ही पहले ऑप्शन मिला था, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया था। तो ये नेहरू का ब्लंडर हिस्टोरिकल मिस्टेक है। खैर, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक लीडर में विजनरीशिप भी होना चाहिए, लेकिन शायद वो नेहरू जी में कमी था। हालांकि कांग्रेसी कहते हैं कि वो एक विजनरी लीडर थे, लेकिन उनमें 0 विजन था। देश आज़ादी में भी देखो बंटवारा हो गया, 1962 में युद्ध हार गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर को गीतांजलि दे दी। ठीक है, तो उनके पास उतना आने वाले भारत के भविष्य कैसे होंगे, इनके लेकर उनको कोई विजन अपना पर्सनल था नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। देखो, हमास एंड द पीस इन वेस्ट एशिया। हमास क्या है? हमास मुख्यतः एक इस्लामिक कह सकते हो कि मिलिट्री और एक प्रकार से कह सकते हो टेररिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि पूरे के पूरे हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आप देखोगे और फिलिस्तीन इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट को आप पढ़ोगे तो आप इसको जो है समझ में आएगा इस चीज़ को। और वेस्ट एशिया में शांति किस प्रकार से स्थापित की जाए, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमास एंड पीस इन वेस्ट एशिया। अब 1C देख लेते हैं, प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया इन साउथ एशिया। अरे देखो, साउथ एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। सार्क में जो है सार्क फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात रखी गई थी, बात की भी गई थी। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे अड़ंगा इसमें पाकिस्तान के द्वारा अड़ाया जाता है, और चाइना के कहने पर। ठीक है, इनके पापा के कहने पर, जो चाइना इनके नए पापा हैं उनके कहने पर। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो पाकिस्तान को डर है कि इंडियन गुड्स हर मार्केट में छा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना कोई मैन्युफैक्चर कर नहीं पाता है एक्सेप्ट जो है टेररिज्म। ठीक है, तो उनको लगता है कि भाई इंडिया और जो है सुपर पावर बन जाएगा, और पावरफुल हो जाएगा, और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से प्रोस्पेरिटी को अचीव करेगा। तो इसमें ये अड़चंगा अड़ाए रहता है। तो हमने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, बट इट्स एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ठीक है, एक असफल जो है प्रयास माना जाता है इसे, क्योंकि इसके आगे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। फिर हमने कई छोटे छोटे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब देखो 1D देख लो, इस्लामिक फैक्टर इन इंडो पाक रिलेशन। स्वाभाविक सी बात है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना। अभी भी भारत के कई एक ऐसे इस्लामिक लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खाते तो भारत के हैं, गाते लेकिन पाकिस्तान के हैं। तो इस्लामिक फैक्टर है, रिलीजन एज अ इस्लामिक रिलीजन एज अ फैक्टर इन इंडो पाक रिलेशन, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।
क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है और कोई विदेशी उसमें एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ इस्लाम होता है। पाकिस्तान की हर देश में आप देखोगे तो खाली वो इस्लाम के नाम पर जो है कटोरा लेके भीख मांगते हैं, ठीक है। तो उनका बस वही कहना है, चाहे टेररिज्म को स्पॉन्सर करना हो तो सारे टेररिस्टों को इस्लाम के नाम पर ही जो बम फोड़ने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। जाओ इंडिया को जो है तबाह करो, तो वो सब की कह सकते हो कि पूरी की पूरी जो है ना भारत से कोई भी युद्ध जीत नहीं पाए, तो वो सोचते हैं कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स की फिलॉसफी और गजबाए हिंदी के जो सिद्धांत हैं उन पे वो लगे हुए हैं। खैर वो कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन स्टिल इंडो पाक रिलेशन में यह एक फैक्टर है। और वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी जो कश्मीर वगैरह में चलता है उसका भी कह सकते हो इस्लाम से सीधा कनेक्शन है, और पाकिस्तान उसमें और जो है घी डालने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जामिन द चेंज इन चाइनाज इंडिया पॉलिसी इन 1990। देखो भारत और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ, इसके बाद रिश्ते में स्वाभाविक सी बात है खटास आना लाजमी है। तो इसके बाद लगभग एक लंबे दशक तक भारत के और चाइना के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, खराब ही थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह या फॉरेन डिग्नेटरीज का जो है इधर से उधर जो है आना जाना प्रारंभ हुआ, एक देश दूसरे देशों में जो है विजिट करने प्रारंभ किए, तो इंडिया चाइना के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने प्रारंभ हुआ। तो उसमें ये पूछ रहा है कि 1990 आते तक भारत और चाइना की विदेश नीति कैसी थी और उसमें क्या परिवर्तन आए, ठीक है। एंड डू यू एट्रीब्यूट द चेंज टू द अल्टर्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट और द डोमेस्टिक फैक्टर। अब जो है क्या तुम इस बदलाव को किस एंगल से देखोगे, बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार या फिर डोमेस्टिक फैक्टर के अनुसार। क्योंकि देखो 1990 आते तक भारत की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर जो है वैश्विकरण और ग्लोबलाइजेशन भी अपनी चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। तो धीरे धीरे दुनिया पूरी मैन्युफैक्चरिंग की ओर जो है बढ़ रही थी, और उस वक्त चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर चुका था। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की अपनी भी ज़रूरतें थी, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर भी था और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी था कि एक नए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना हो रही थी। वर्ल्ड स्टेज पे चाइना धीरे धीरे उभर रहा था, भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है भारत में विदेश नीति में परिवर्तन लाया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हो रहे थे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑलरेडी जो है हम लोग कभी जब डिटेल में इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। रशियन फॉरेन पॉलिसी इस डिस्क्राइब एज द ट्राइनी ऑफ द वीक। देखो रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसा डिस्क्राइब कहा जाता है ट्राइनी ऑफ द। ट्राइनी मतलब जानते हो क्या है? किसी पे अपना प्रभाव जमाना, किसी को सताना। तो वो एक वीक के द्वारा, मतलब एक कमजोर के द्वारा अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया जाता है। अब देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या नाटो के साथ जितने भी डेवलप्ड नेशन थे, जितने भी कैपिटलिस्ट नेशन थे और जितने भी पावरफुल नेशन थे वो उसके साथ थे। लेकिन रसिया अपने आप में मिलिट्री के तौर पर उस वक्त पावरफुल था शीत युद्ध के दौरान, और अभी भी एक सेकेंड पावर के रूप में जाना जाता है। भले वो स्टिल नॉट अ सुपर पावर, आर्थिक दृष्टिकोण से वो सुपर पावर नहीं है, बट स्टिल मिलिट्री और स्पेस के दृष्टिकोण से स्टिल अ सुपर पावर, ठीक है। और अभी भी देखो यूक्रेन वगैरह को कैसे वो जो है पीट रहा है, ठीक है, घर में घुस के। तो रसिया का भी जो है कि जैसे भारत वगैरह रशिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, तो रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। फिर कई एक ऐसे राष्ट्र जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो रशिया के साथ जाते थे। तो इसमें ये कहा जाता है कि रशियन फॉरेन पॉलिसी इज डिस्क्राइब एट द ट्राइनिंग ऑफ द वीक। वीक मतलब कमजोर लोगों का एक समूह, और उसके द्वारा प्रशासन एक प्रकार से कह सकते हो कि रशिया की जब विदेश नीति होती थी तो ये देखा जाता था कि इन तमाम जो वीकर नेशन है, और ख़ास करके ऐसे नेशन जो नाटो के अगेंस्ट है और जो यूएस के अगेंस्ट है, उसको ये साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। एक्सप्लेन हाउ जुडिशियली रशिया हैज़ मेड यूज ऑफ हर वीकनेस विज द वेस्ट एंड द यूएस। मैंने पहले ही बताया कि आपको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से रशिया जो है वह अपनी कमजोरी का फ़ायदा और अन्य देशों को साथ लेकर जो है चलकर जो है किस प्रकार से जो है वो कह सकते हो ना कि वेस्ट मतलब पश्चिमी जगत और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला किया और उसका सामना किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस।
आपको भारत और इंडिया के मध्य में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस ऑन द क्वेश्चन ऑफ सीटीबीटी। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, देखो कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को इंडिया जो है डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, इसलिए इस पर साइन नहीं किया, इसे रेक्टिफाई भी नहीं किया। जब साइन ही नहीं किया तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेगा। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस ऑन द क्वेश्चन ऑफ सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या फिर एनपीटी वगैरह हो गया, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी वगैरह, ठीक है, जो न्यूक्लियर से संबंधित है। ये सभी चीज़ों पर जो है भारत का अपना एक अलग राय है और भारत इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। तो भारत और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों के मध्य में क्या डिफरेंसेस हैं इस सीटीबीटी इशूज़ को लेकर, इस खास मुद्दे को लेकर, एंड व्हाई हैज़ इंडिया डिसाइडेड टू लिंक सीटीबीटी विद द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और आखिर क्यों जो भारत की नीति है वह सीटीबीटी को लेकर वह जो है न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, और भारत जो है इन दोनों को लिंक करके समझने का प्रयास करता है और कहता है कि एक जो कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है ये न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का ही एक जो है अलग रूप है, और इन दोनों को भारत डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। भारत का कहना है कि भाई देखो, जिस देश ने न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव कर लिया है, न्यूक्लियर पावर को अचीव कर लिया है, वो राष्ट्र जो है पहले अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को एक प्रकार से कह सकते हो कि ख़त्म करे, या न्यूक्लियर वेपन्स को जो है कम करे, आर्सेनल का जो है कम करे, ठीक है, तभी अन्य राष्ट्र पर वो दबाव बनाए कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव ना करो या उसका जो है परीक्षण ना करो। क्योंकि आप एक बार जब महाशक्ति बन जाते हैं तो आप दूसरे देश पर जो है अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं कि दूसरे देश वह महाशक्ति और उस अचीवमेंट को अचीव ना करे। लेकिन भारत के अपने सुरक्षा दृष्टिकोण के अनुसार जो है कुछ जो है परीक्षण करने पड़े, क्योंकि चाइना पर परीक्षण कर चुका था, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस था। तो भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सोवेनिटी को देखते हुए जो है फिर न्यूक्लियर परीक्षण जो है 1974 और 1998 में किया। तो भारत जो है सीटीबीटी हो गया या एनपीटी हो गया, दोनों को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है और दोनों को ना किसी में साइन किया है और ना किसी भी एक चीज़ को रेक्टिफाई किया है। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 1996 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज का परीक्षा पत्र का सभी प्रश्न जो है हम लोग जो है ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 1997 के क्वेश्चंस को जो है समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।